आज मैं आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। मान लीजिए कोई बस है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो बस 2 घंटे में कितना डिस्टेंस चल लेगी, इसका पता अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का उपयोग कर लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस चल लेगा, 1.5 घंटे बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, ये सब अपन क्लासिकल मैकेनिक्स का उपयोग करके पता लगा सकते हैं। या यूँ कहें कि जो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं और 3 समीकरण हैं, उसकी सहायता से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और इसके द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो सही होते हैं। अब यदि फंक्शन का मान बहुत कम हो, बल्कि यूँ कहें वेरिएबल फंक्शन का मान बहुत कम हो, जिसके तुलना अपन h यानी कि प्लैंक कांस्टेंट से कर सकते हैं, तो उस समय भी अपन क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। वहाँ पर नई मैकेनिक्स काम आती है जिसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, और दूसरी इक्वेशन काम आती है जिसको अपन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। इसके स्टडी अपन बाद में करेंगे। अब अपन बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ने किसी भी कण के द्रव्यमान को स्थिर माना है। जैसे कि न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, उसमें अपन कण के द्रव्यमान को स्थिर मानते हैं। लेकिन वो कब तक सही है? जबकि वेग उस कण का नॉर्मल रेंज में हो, 20 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, इस तरह से हो। अब यदि अपन उस कण का वेग धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बस उस कण का वेग यदि इतना बढ़ा दिया जाए जिसकी तुलना अपन प्रकाश के वेग से कर सकें, यानी कि उस कण का वेग मान लो 0.6 या 0.7 के बराबर पहुंच जाए, तो उस समय पर उस कण का द्रव्यमान स्थिर नहीं रह पाता, बल्कि बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो इस बात का जवाब भी अपन क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से नहीं दे पाते। इसके लिए अपन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का उपयोग करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उस टाइम दे दी थी और ये बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रोपोगेट करता है। साउंड वेव्स के बारे में अपन जानते हैं कि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, एयर उसके लिए माध्यम का कार्य करता है। इसी तरह से जल तरंगों के लिए जल माध्यम का कार्य करता है। अब चूंकि प्रकाश भी तरंगों के रूप में है, तो प्रकाश के लिए भी कोई न कोई माध्यम होना चाहिए। तो उस समय उस माध्यम का नाम प्रकाशवाही ईथर दिया गया और ये बताया गया कि ये जो ईथर है पूरे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके पश्चात माइकलसन मोल्डन ने एक्सपेरिमेंट किया और ईथर के सापेक्ष पृथ्वी की गति नापी गई। उन्होंने क्या किया, प्रकाश के 2 किरणों को एक ही पॉइंट से परस्पर लंबवत दिशा में भेजा, एक तो पृथ्वी की गति की दिशा में और एक पृथ्वी की गति के लंबवत दिशा में, और समान दूरी तय करवाकर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पॉइंट पर प्राप्त किया और दोनों किरणों का जाकर के वापस आने में समय कैलकुलेट किया। उसमें अंतर पाया गया। उसके पश्चात फ्रिंज विस्थापन का मान कैलकुलेट किया। ये जो फ्रिंज विस्थापन का मान एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया और जो थ्योरेटिकली आया, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया। तो ये एक तरह से माइकलसन मोल्डे एक्सपेरिमेंट की विफलता रही। लेकिन माइकलसन मोल्डे ने ही ये बता दिया था
कि हमारे जो एजम्पशंस थे उसमें ये कमियां थी, इसलिए हमारे रिजल्ट गलत आते हैं। लेकिन ये रिलेटिविटी की दिशा में एक स्टेप था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके पश्चात आइंस्टीन ने आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया और दो अभिग्रहित दिए या दो पोस्टुलेट्स दिए। तो पहला अभिग्रहित है, एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील सभी निर्देश तंत्रों में भौतिक नियम समरूप या समान रूप से लागू होते हैं। इसके अनुसार किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में के सापेक्ष एक समान रैखिक वेग से गति करते हुए सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक विज्ञान के सभी नियम समरूप होते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो मैं आपको बता दूं जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होता है। मान लो कोई निर्देश फ्रेम है जिसके सापेक्ष अपन किसी कण की स्थिति या गति बता रहे हैं, ठीक है, और उस फ्रेम के अंदर यदि अपन उस कण के ऊपर बाह्य बल नहीं लगाएं तो वो कण उस फ्रेम से देखने पर या तो स्थिर नजर आए या निश्चित वेग से जाता हुआ नजर आए। तो ऐसे फ्रेम को अपन क्या कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो द्वितीय अभिग्रहित में क्या कहा गया है कि किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष एक समान रैखिक वेग से गति करते हुए सभी निर्देश फ्रेमों में भौतिक विज्ञान के सभी नियम समरूप होते हैं। मान लीजिए कोई नियम एक फ्रेम में लागू होता है तो उसके सापेक्ष जो निश्चित वेग से दूसरा फ्रेम जा रहा है तो वो नियम उस फ्रेम के अंदर भी लागू होगा। इसी तरह से उसने एक दूसरा अभिग्रहित दिया कि सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग नियत रहता है, यह स्रोत व प्रेक्षक की आपेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता। इसको अपन इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो एक टॉर्च है जिसकी सहायता से अपन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये तो उसका सोर्स हो गया, और एक ऑब्जर्वर है जो कि टॉर्च के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। पहला केस जो माने अपन दोनों ही स्थिर अवस्था में मान लें। मान लो टॉर्च स्थिर अवस्था में है और ऑब्जर्वर भी स्थिर अवस्था में है। टॉर्च से प्रकाश उत्सर्जित किया तो ऑब्जर्वर के द्वारा जो प्रकाश है का वेग नापा जाएगा वो कितना होगा, c के बराबर। c का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यदि सेकंड केस लें, टॉर्च तो स्थिर है लेकिन जो ऑब्जर्वर जो उस प्रकाश को देख रहा है वो यदि टॉर्च की तरह v वेग से गतिशील हो, v वेग कितना भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, तो उस समय पर ऑब्जर्वर के द्वारा नापा गया प्रकाश का वेग कितना होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से c+v। लेकिन जो प्रकाश का वेग नापते हैं वो कितना पाया जाता है, c के बराबर ही पाया जाता है। इसी तरह से यदि ऑब्जर्वर जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसी दिशा में यदि v वेग से गतिशील हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से उसका वेग कितना होना चाहिए, c-v। लेकिन प्रकाश का वेग सदैव स्थिर रहता है। यही आइंस्टीन का दूसरा अभिग्रहित है। आज के लिए इतना ही।